दोस्तों, हमारी तरह सभी पेरेंट्स दुविधा में हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें। स्कूल ओपन हो रहे हैं। यूपी में 1 सितंबर से जो प्राइमरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल ओपन हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी ओपन हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स एक कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स से ले रहे हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के इच्छुक हैं या नहीं, और उस पर लिख दिया जा रहा है कि अगर इन केस ऑफ कोविड इन्फेक्शन स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, बात भी सही है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स हमें सोचना चाहिए कि स्कूल भेजना है या नहीं। अभी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं जो दूसरी लहर थी वो बिल्कुल ख़त्म है, और कुछ प्रदेश में जो डेल्टा वेरिएंट का जो एक प्रकोप चल रहा है, और अपने खासकर जो नॉर्थ इंडिया में डेल्टा वेरिएंट का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है। और मुद्दे की बात यह है कि बच्चों में जो कि एक पहले से ही चल रहा था न्यूज़ मीडिया में कि तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। दोस्तों, बच्चों को अफेक्ट तो पहली लहर में भी हुए हैं, दूसरी में भी हुए हैं। क्या जिन लोगों के घरों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकला, क्या बच्चे उनके संपर्क में नहीं आए होंगे? आए हुए ज़रूर आए होंगे, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी, यानी कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको इन्फेक्शन मिला तो बहुत जल्दी उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हुई हैं। अभी लास्ट जून महीने में सीरो सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था। सीरो सर्वे में बच्चों के पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज मिली हैं, यानी कि बच्चों में भले ही कोविड वैक्सीनेशन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, जो 18 ईयर्स से कम बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल से ऊपर के बच्चों में जो सीरो सर्वे हुआ है उसमें पर्याप्त संख्या में एंटीबॉडीज़ मिली हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से वो कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं। अब दोस्तों, बच्चे जो होते हैं कि बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, सिम्टम्स उनमें इन्फेक्शन का ज़्यादा प्रकोप नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब जो मूल मुद्दा है, पेरेंट्स की जो चिंताएं हैं वो इस विषय पर है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें। दोस्तों, अगर आपके मन में दुविधा है तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने खुद डिसीजन लिया है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए। मैंने खुद अपने बच्चे के स्कूल में कंसेंट फॉर्म दिया और अलाउ किया कि हाँ, मेरा बच्चा जाएगा। दोस्तों, कुछ डर हैं, और वो चिंताएं जायज़ हैं हर माँ बाप की। बच्चे जो होते हैं वो हर माँ बाप की जमा पूंजी होते हैं, वही सब कुछ हैं बच्चे। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो बहुत दुखदाई क्षण वो सभी माँ बाप के लिए होता है। तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक देखा है कि बच्चों में अक्सर रिकरेंट कोल्ड कफ होता है, ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिम्मेदारी माँ बाप की है, क्योंकि बीइंग ए पेरेंट्स आप पहले जिम्मेदार हैं अपने बच्चों की स्वास्थ्य के लिए। आपकी बच्चों की इम्यूनिटी कैसी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है और उनका खान पान कैसा है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है स्कूल्स की। स्कूल वाले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वहाँ पर मेंटेन करवा रहे हैं अथवा नहीं। तो दोस्तों, दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, और केवल स्कूल वालों का कंसेंट फॉर्म लेने से ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देना ये उचित नहीं है। बीइंग ए पेरेंट्स, मैंने अपने बच्चे का कंसेंट फॉर्म भरा। अब उसके बाद स्कूल पक्ष पर आ जाते हैं। दोस्तों, स्कूल में जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन होनी चाहिए। स्कूल का स्टाफ, और अगर बच्चे को आप कैब से भेजते हैं उसका ड्राइवर, सभी लोग वहाँ पर वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि स्कूल का जितना भी स्टाफ है वो सभी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। कोरोना वैक्सीन उन्होंने दोनों डोज कंप्लीट करा लेनी चाहिए। अब दोस्तों आते हैं उसके बाद
स्कूल में जो उनका जो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है वो सैनिटाइज समय समय पर होते रहना चाहिए। बच्चों की एंट्री से वो थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र, वो सब स्कूल की तरफ से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मास्क, आप अपने बच्चों को बीइंग ए पेरेंट्स बच्चों को समझाइए कि बच्चों को मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जैसे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी उनके अगर नेज़ल और जो ड्रॉपलेट होती हैं, जो भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा होते हैं। एयरबोर्न डिजीज़ अधिकतर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं। तो इतना एरिया जो बच्चे का मास्क से कवर होना चाहिए। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए, तो वो मास्क लगाए रखें बच्चे हर वक्त। खाना खाते समय वो उचित दूरी बनाकर रखें। अपना ही खाना खाएं, दूसरे बच्चों का खाना नहीं खाएं। अपनी ही पानी की बोतल यूज़ करें, दूसरे बच्चों की पानी की बोतल यूज़ ना करें। अपनी ही बुक्स लें, अपना ही पेंसिल, जो भी टीचिंग का पूरा आपका बैग होता है वो सब आपका ही रहना चाहिए। तो ये मस्ट है दोस्तों, यानी कि ये सब होना चाहिए। बाकी लैब वगैरह जो भी लेबोरेटरीज आदि सभी स्कूल की एक टॉयलेट और वहाँ पानी का सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें पानी की बोतल बच्चे अपना ले जाएं, खान पान सब अपना ले जाएं तो बहुत मस्ट है। अब पिता की तरफ आते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कि सरकार चेता रही है कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाइए, ये ज़रूरी है दोस्तों। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहने पर इन्फेक्शन, उनको अगर इन्फेक्टेड वो हो रहे हैं तो हल्के फुल्के लक्षण आएंगे और वो इन्फेक्शन रिकवर कर जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बच्चों की इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें उस पर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी आपको कैसे स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब दोस्तों बच्चों का हेल्थ स्टेटस क्या है, यानी कि पता चला आपने तो बढ़िया खाना बच्चों को दे दिया और बच्चे वहाँ जाकर खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि उन्हें अपने बच्चों के जो भी स्टूडेंट हैं उनके टिफ़िन देखने चाहिए कि बच्चों ने अपना खाना खाया या नहीं खाया। खाली पेट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो एक जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि बच्चे उनके अपने हैं स्कूल के, अपने पूरा एक स्कूल, एक कैंपस, एक परिवार होता है, परिवार की तरह होता है। सारे टीचर एक गार्जियन की तरह होते हैं। तो हर टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए ये देखना कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, अपना टिफ़िन लंच बॉक्स कंप्लीट उन्होंने फिनिश किया या नहीं किया। तो ये सभी टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको अपना एक थोड़ा सा अपने बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझकर आप उनका टिफ़िन बॉक्स ज़रूर चेक करवाएं कि बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया। क्योंकि खाली पेट रहने पर बहुत से बच्चों को आदत होती है वो लंच टाइम में टॉफ़ी खा लेते हैं या कुछ इस तरह का बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे इम्यूनिटी लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को जो खाना दें वो ब्रेड वगैरह, ब्रेड, सॉस, ये सब बिल्कुल ना दीजिएगा दोस्तों। आप पराठे दे सकते हैं, पनीर पराठे या जो भी आप खाने में दें, हरी सब्जियाँ दें उनको। बच्चों की कुछ आदतें आपको छुड़ानी पड़ेंगी, चिप्स, कुरकुरे, ये सब केवल इनमें टेस्ट होता है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। ये आपके बच्चों की इम्यूनिटी डाउन करेंगे। डिब्बा बंद फूड पैकेज सब बंद करा दीजिए। बाहर का जो भी चिप्स, कुरकुरे वगैरह सब बंद करा दीजिए दोस्तों। ये सब आपके बच्चों के जो हेल्थ स्टेटस को डाउन करते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जितना हो सकते हैं बच्चों को हरी सब्जियां, फल दीजिए, सलाद दीजिए, दूध, दही, दाल इत्यादि भरपूर मात्रा में बच्चों को दें ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और जैसा आपने देखा कि लास्ट ईयर होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम काफ़ी चर्चा में रही थी, और आर्सेनिक एल्बम आप प्रत्येक 3 दिन आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की आप 3 दिन लगातार खाली पेट केवल 2-2 ड्रॉप दे सकते हैं। फिर 15 दिन बाद आप उसको बंद, फिर 3 दिन देकर 15 दिन बाद आप फिर उसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि महीने में 2 बार आप ये दवा रिपीट कर सकते हैं। एक जिम्मेदारी ये लेनी है हर गार्जियन को, पेरेंट्स को, अगर आपका बच्चा लगता है कि फीवर है, कफ कोल्ड है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, या स्किन पर किसी भी तरह के रैशेज हैं, आँखों में कंजक्टिवाइटिस है, डायरिया है,
ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल कतई ना भेजें तो ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चों में हो सकता है कोरोना हो, वायरल इन्फेक्शन है, तो वो वायरल इन्फेक्शन भी नुकसान कर जाता है। और आप अपने बच्चों को मास्क दीजिए, साथ ही साथ रुमाल ज़रूर दीजिए, ताकि किसी भी तरह का खांसी आते समय बच्चे या अपना जो नेज़ल सिक्रेशन है उसको वो पहुंचते रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। बच्चों को आप हैंड सैनिटाइज़र जरूर दीजिए, बार बार वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बाबंद फूड मटेरियल, पैकेजिंग वाले जूस बिल्कुल ना दें, जो भी दें ताज़ा दें, हरी सब्जियाँ दें और आर्सेनिक एल्बम ज़रूर दें। साथ ही साथ आप जो गिलोय है, बच्चे काढ़ा नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है, तो काढ़े का विकल्प मैं होम्योपैथिक रूप में बता सकता हूँ दोस्तों। जो गिलोय दोस्तों, गिलोय की जगह आप होम्योपैथी में टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया गिलोय का ही एक मदर टिंचर आता है, उसको आप छोटे बच्चों को केवल 2 ड्रॉप रोज़ाना दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं आप उनको 5 ड्रॉप रोज़ाना दे सकते हैं। ये गिलोय हो गया। एक होता है दोस्तों तुलसी, ऑसिमम सेंटली मदर टिंचर आता है, आप वो भी दे सकते हैं। उसका भी 2 बूंद, बड़े बच्चों को 5 बूंद। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं दोस्तों। और अगर आपके बच्चों को कोई और प्रॉब्लम है, पहले से ही हो सकता है ब्रोंकियल की कंडीशन हो जाती है बच्चों में, जो बच्चे दमा से पीड़ित होते हैं और वो लंबा इलाज ले रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर ले रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नेबुलाइज कराने की नौबत आ जाती है, तो दोस्तों आप हमसे सलाह ले सकते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसका ले सकते हैं। तो कुछ आपको मैंने बताया था कि आप अपने बच्चों के साथ क्या सावधानी रखें और स्कूल वाले क्या सावधानी रखें। कपड़े डेली चेंज करने दोस्तों, बच्चों को घर में घुसते ही उनकी ड्रेस चेंज कर दीजिए, जूते बाहर रखिए और प्रतिदिन बच्चों को नहला धुला कर भेजिए। बच्चों को बिल्कुल समझाएं कि बेटा आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क लगाना है, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सरकार बताती आई है वो करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपना डिटेल भेजकर ट्रीटमेंट के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।